तो हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो बच्चे, आज इस टॉपिक में जो टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक में एकदम धूम मचानी है। तो तुम लोग मेरे साथ बने रहिए, एकदम बिल्कुल ऐसे समझिए आप कुछ है ही नहीं, इस तरीके से टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। क्लियर? बट शर्त एक है कि आपको मेरे साथ लगातार रहना है और मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? यदि आपने मेरी सभी वीडियो नहीं देखी तो भाई आप जानो, तो यदि सभी वीडियो देखते रहे तो फिर नो टेंशन घूमो। क्लियर? टेंशन में किसी भी प्रकार की चिंता मत लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बहुत अच्छे से हर चीज़ को कवर कर दूंगा, पक्की बात। तो अब आइए, आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। तो बच्चा, आपको जैसा मालूम है कि प्रेजेंट टेंस हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। प्रेजेंट टेंस जो था उसके चारों पार्ट पढ़ा दिए, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, एक एक चीज़ खोल दी। तो आज उसी श्रेणी में पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं, जहाँ पर पास्ट टेंस के भी धागे खोल देंगे। बट आप लोगों को मेरे साथ रहना है। क्लियर? ठीक है, तो अब डालो पास्ट टेंस। क्या डालो? पास्ट टेंस। तो बच्चा, पास्ट टेंस क्या होता है? देखो भाई, टेंस हमने आपको पढ़ाए थे, टेंस के 3 पार्ट बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बच्चा, क्लियर बात? तो वही प्रेजेंट टेंस जो पहला पार्ट था उसे पढ़ा दिया, उसी क्रम में अब आगे आएगा पास्ट टेंस, उसे पढ़ाना है बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ डालो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? भूतकाल। पहले पास्ट टेंस को ही समझ लेते हैं, पास्ट टेंस क्या होता है। देखो भाई, पास्ट टेंस का यदि मतलब देखा जाए तो पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, ये बताता है, भूतकाल, ये काल दोबारा नहीं हुआ, सॉरी, ये बताता है कि कोई काम हुआ है, कोई काम हुआ है, वो बहुत समय पहले हुआ है, अर्थात बीत चुका है। क्लियर? पास्ट टेंस किसी काम को पूर्ण होना दर्शाता है बच्चा। किसी को अब कोई कन्फ्यूजन, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पास्ट टेंस के जो 4 पार्ट हैं हमने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने पढ़ाया है, इन चीज़ों के बारे में हमने उस दिन वर्णन किया था। तो अब इसके अंदरूनी चल रहे हैं, मतलब इसके आंतरिक अंदर जो है उसके भीतर चल रहे हैं, क्या है इसके अंदर, कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे इंग्लिश बोली जा सकती है। तो आप लोग कृपया करके मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। मंजिल तो बहुत आसान होती है ना बच्चा? ठीक है, तो अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या होता बच्चा? इसका मतलब होता है वर्तमान काल, सॉरी, भूतकाल में कार्य का अनिश्चित होना। क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल में कार्य का अनिश्चित होना। इंडेफिनिट का मतलब समझते हो? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित होना। बच्चा, क्लियर बात? तो ठीक है, अब इसकी लिखते हैं पहचान। इस वाक्य को पहचानते कैसे हैं? तो आइए मज़े से लिखिए मेरे साथ, पहचान। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान लिख लीजिए। इसकी पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या पाया जाए? ता था, ती थी, ते थे, ई थी, ए थे, आ था, या था। क्लियर बात? ऐसे शब्द पाए जाएं, समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरी भाषा, मेरी बात आपको क्लियर समझ में आती होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर। तो ठीक बच्चा, यहाँ लिखो क्रिया के अंत में क्या पाया जाए, ऐसे लिखो, जिन हिंदी
वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या बिंदी इतनी भारी, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं? इन्हें ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं। अब बताइए बच्चा, किसी को भी यहाँ पर कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। क्लियर? पहचान क्या है कि हिंदी का कोई वाक्य लिखा होगा, उस वाक्य की एक क्रिया होगी जिसे मुख्य क्रिया बोला जाएगा। उस क्रिया के अंत में क्या शब्द पाया जाए? ता था, या ती थी, या ते थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द, इनमें से कोई भी शब्द पाया जाए तो इन्हें समझ लेना कि ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चा एक एक बात समझ में आ रही होगी, हैं? अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि टॉपिक को गबड़ाना नहीं चाहिए। हम देखो टॉपिक को गबड़ाते नहीं हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो। यहाँ हर एक चीज़ को एकदम बढ़िया तरीक़ा से कंठस्थ करके रखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अब इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। यही तो होता है, या अगला रूल डाल लीजिए इस तरीके से, तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ डाल लीजिए हेल्पिंग वर्ब। कहाँ डाल लीजिए बच्चा? यहाँ डाल लीजिए हेल्पिंग वर्ब, अर्थात इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब इसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है बच्चा, इसकी सहायक क्रिया बच्चा बहुत अच्छी यहाँ बात है एक, इसकी सहायक क्रिया डिड होती है, DID, डिड। अब यहाँ क्या होता है? इसका प्रयोग जो होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे एक वचन या बहुवचन, सभी के साथ प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में डिड का ही होता है। बट शर्त एक है, जब वाक्य सिंपल होता है तब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको बताया था कि मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़नी है या आईएस जोड़ना है। उसी प्रकार यहाँ जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा तो बच्चा सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसका मुख्य क्रिया में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बस, और वाक्य के नियमों के अनुसार वाक्य को बना देंगे। क्लियर बच्चा? अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मेरी बात समझिए। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। ज़्यादा लीपापोती ना करके डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं जहाँ पर आपको बढ़िया से समझ में आ सकता है। किसकी बात करने वाले हैं? अब बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य की। तो यहाँ अब आप बगैर सोचे समझे, बिना किसी डिप्रेशन के डाल लीजिए सिंपल सेंटेंसेस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बच्चा, डरने वाली बात कोई नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस को कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोला जा सकता है, जहां आपको डरना नहीं है।
बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है। या इसे पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? तो बच्चा बने रहिए मेरे साथ। सूत्रानुसार वाक्य को एकदम चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, सिंपल सेंटेंसेस साधारण रूल। पहले एक रूल लिख लीजिए इसके अंतर्गत, तो उसके बाद फॉर्मूला को लिखवा देते हैं बच्चा। तो इसमें रूल क्या है? इसमें रूल है जो वो ऐसे है, देखो भाई, RULE नंबर 1। इसमें क्या है कि साधारण वाक्य बनाते समय साधारण वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साधारण जब वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? देखो, एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यार ग्रामर इतनी सरल है, मुझे पहले नहीं मालूम था। हाँ भाई, इतनी ही सरल है, कोई डरने वाली बात नहीं होती। हर चीज़ अगर आपको समझा दी जाए अच्छे से तो आप हर चीज़ समझ सकते हैं भाई, घबराने की कोई बात नहीं। रूल पहला कहता है कि जब साधारण वाक्य बनाते हैं तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला रूल क्या कहता है? रूल नंबर अगला, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तथा मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। वाक्य में मेन वर्ब या मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब भाई कोई दिक्कत? सहायक क्रिया नहीं होगी लेकिन मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी। बात एकदम बिल्कुल क्लियर, आप कर सकते हैं तो ठीक है। अब डाल लीजिए सिंपल फॉर्मूला। पहले इसे समझ सकते हो तुम, हम फिर से समझा देंगे, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को। हम 5 बार समझा सकते हैं, 50 बार समझा सकते हैं, 100 बार समझा सकते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। साधारण जब वाक्य बनाएंगे तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करना होता है? तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, बस। क्लियर बात? साधारण वाक्य जब बनाएंगे तब। तो अब डाल लीजिए सिंपल फॉर्मूला, इसे यहाँ से हटाते भाई। अब डाल लीजिए सिंपल फॉर्मूला। यहाँ ऐसे डाल लीजिए, यहाँ डालिए भाई सिंपल फॉर्मूला। इधर देखिए भाई, ये ई बनी है बच्चा है। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है एकदम बढ़िया से समझना। पहले आप सब्जेक्ट दोगे, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगेगी, बस बच्चा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, बस हो गया फॉर्मूला। इतना छोटा अब तुम्हें वाक्य बनाना है। तुम्हें इसमें तो हंसी भी आ रही होगी कि सर जी आज तो तुमने इस तरीके से करवा दिया, इसमें तो कुछ कठिन ही नहीं मालूम पड़ रहा। हाँ बच्चा, इसमें वास्तविक कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म मतलब दूसरी, जो हमने आपको लिखवाई थी एक बार, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म
इस तरीके से लिखवाई थी ना, तो क्रिया का जो दूसरा रूप मतलब सेकेंड फॉर्म, तो तुम्हें लिखना है मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म है बच्चा, सेकेंड फॉर्म, या ऐसे कर सकते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। उसके बाद बच्चा तुम्हें करना है कर्म, उसके बाद जो अन्य में होगा, अन्य बातों में होगा उसे लिख देना है, बस वाक्य हो जाएगा। बताइए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो भाई? दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसी अनुसार एक सूत्र, किसी सूत्र के अनुसार एक वाक्य बनाते हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो वाक्य देखिए किस तरीके से हम बनवाते हैं। हम एक मैच खेले, यहाँ देखो भाई, हम एक मैच खेले। देखो भाई, था थी थे नहीं मिला, लेकिन डरने वाली बात नहीं। क्लियर? यहाँ तुम इस तरीके से पहचानोगे कि वाक्य बीता हुआ दिखा रहा है। क्या कर रहा है? कार्य को बीता हुआ दिखा रहा है। क्लियर बात? मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? ये वाक्य जो है, मेरी बात समझो, ये वाक्य जो है बात को बीता हुआ दर्शा रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यही पास्ट टेंस है, यही पास्ट इंडेफिनिट है, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो हाँ, तो अब समझिए भाई, इसमें सबसे पहले ये क्या मांगता है? ये कर्ता मांगता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? एक मैच खेले, कौन खेले? हम। तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक भाई। उसके बाद क्या मांग रहा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मांग रहा है? सेकंड फॉर्म मांग रहा है। तो भाई खेलना, खेलना, खेलना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड हो जाएगी। तो बी प्लेड, बी प्लेड। अब भाई कर्म में क्या किया? एक मैच खेले, तो क्या हो जाएगा? ए मैच। अब बताइए भाइयों, किसी को भी कोई दिक्कत? बी प्लेड ए मैच दिख रहा है, बी प्लेड ए मैच। ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसे भी आप समझिए। क्या है? वह खेलती थी, वह खेलती थी। वाक्य है ये। अब भाई तुम्हें कर्ता निकालना है। कर्ता क्या है? वह। तो क्या हो जाएगा? ही। और खेलना की क्या सेकेंड फॉर्म हो जाएगी भाई? प्लेट। हो गया वाक्य। कर्म में कुछ है नहीं, हो गया वाक्य। लो, क्या है पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में तो कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। बस आप लोग पढ़ते रहिए। वह खेलती थी, ही प्लेड। अब कोई दिक्कत? इसी प्रकार अब बात करते हैं आगे निगेटिव सेंटेंसेस की, तो बने रहिए मेरे साथ। नहीं तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यदि बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो। देखो किस तरीके से मन नहीं हो रहा है आगे बढ़ने को, मन कर रहा है समझा दें हर एक चीज़, पर समझने में तुम लगे रहोगे तो हो जाएगी पक्का एक दिन तुम्हारी जीत। कैसा रहा? तो अब देखिए, मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था। वाह क्या बात है! कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन कह रही है, मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था, एक पत्र लिखा था। ये रहा वाक्य। सिंपल वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है, एक पल में हो जाएगा। पहले भाई कर्ता निकालना होगा। अपने भाई को एक पत्र लिखा, किसने? मैंने। कर्ता निकल आया। क्या हो गया?
आई। क्लियर बच्चा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगती नहीं। अब बात करेंगे मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या है? लिखना ही तो है। तो क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म लिखना का? रोट। ठीक भाई। अब क्या लिखा? एक पत्र लिखा। क्रम में क्या किया? एक पत्र लिखा। तो अ लेटर, रोट अ लेटर। क्लियर बात भाई। अब किसको लिखा? अपने भाई को। तो क्या हो जाएगा यहाँ? को के अंग्रेजी जो हो जाएगी टू के रूप में चेंज हो जाएगी। टू। अब किसको? आई के साथ अपने की मीनिंग लगेगी माई, और किसको? भाई को। भाई को तो माई ब्रदर। भैया हो गया। अब बताइए किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हुई हो तो मुझे बताए। देखो पढ़ाते टाइम किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? देखो भाई नेगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव डबल सेकेंड टाइप, या सेकेंड टाइप को ना कहकर WH टाइप में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होगा। क्लियर बात। तो यहाँ लिख लीजिए रूल नंबर फर्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस डाल लीजिए यहाँ। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है बेटा नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। क्लियर। को कैसे होगा पहले यहाँ समझ लीजिए। सूत्र लिखवा देते हैं, डायरेक्ट सूत्र के अनुसार ही वाक्य बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। या रूल लिख लीजिए। रूल क्या है समझ लीजिए। रूल कहता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव या WH बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंपल की तरह नहीं बनाएंगे। क्लियर बात। तो तुम्हें यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने लिखवा दी डिड, तो उसका प्रयोग करना है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। इतनी बात क्लियर। तो अब सीधा फार्मूला लिखवा देते हैं। इधर लिख लो फार्मूला। फार्मूला क्या है? देखो भाई इसका फार्मूला जो है वो है कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की। यहाँ बच्चा ध्यान रखना, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर बात। फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। बच्चा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। अब समझो, अब वाक्य को करना है निगेटिव, फॉर्मूला लिखवाया है नेगेटिव, तो कर्ता सहायक क्रिया, उसके बाद आएगा नॉट। तो अब यहाँ लगा लीजिए सहायक क्रिया प्लस नॉट, जैसा कि हम बहुत बाद में लगवाया करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जब वाक्य में नहीं शब्द पाया जाएगा तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ क्या हो गया? नॉट। क्लियर। सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे। मेरी बात क्लियर, समझ में आ गई बच्चा? ठीक है। तो अब लेते हैं एग्जाम्पल, और ध्यान रखना मुख्य क्रिया के यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में जब वाक्य नेगेटिव बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर बात। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है उसने एक कलम नहीं खरीदा। तो भाई उसने एक कलम नहीं खरीदा, उसने एक कलम नहीं खरीदा। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बात बीती हुई है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कर्ता मांग रहा है, कर्ता उसने मतलब ही। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? हमने लिखाई थी डिड, जैसा कि यहाँ लिख भी दे रहे हैं डिड। तो कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ लगेगा डिड। उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द पाया गया, वाक्य नेगेटिव है, तो अब नॉट का प्रयोग होगा, नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो भाई मुख्य क्रिया क्या है? खरीदना, तो क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म? बाई। अब क्रम में क्या है? एक कलम। एक कलम नहीं खरीदा, तो ही डिड नॉट बाई ए
पेन हो गया बाक। अब बताइए प्यारे भाइयों, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है बेझिझक होकर, क्योंकि चीज़ों को क्लियर करने की मेरी जिम्मेदारी होती है। अब कोई दिक्कत, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा, मज़ा एकदम। चाहे कोई भी सेंटेंसेस हो आप अपने आप कर सकते हैं मेरे द्वारा, बट परेशान नहीं होना मेरे प्यारे भाइयों। जैसे एक बात हमने आपको उसमें भी बताया था, इसमें भी बता दे रहे हैं, हम वहाँ कभी नहीं गए। ठीक भाई, हम वहाँ कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। ये वाक्य बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल की तरह बनेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल की तरह कभी नहीं वाला वाक्य बनता था। भाई ये वाक्य में कभी नहीं आए, तुम समझ लेना वाक्य है तो नकारात्मक लेकिन बनता सिंपल की तरह है। तो तुम यहाँ कर्ता निकाल लो बी। ठीक भाई, उसके बाद कभी नहीं की मीनिंग आएगी नेवर। अब भाई यहाँ वाक्य जब सिंपल की तरह बनेगा तो जाना कि क्या होगी गो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी बेंट। अब कहाँ नहीं गए वहाँ, तो क्या हो जाएगी देयर। अब बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत हो हमें बता सकता है बेझिझक। बोलिए भाई, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी समस्या नहीं पालता हूँ जहाँ आपको दिक्कत हो। हम कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल एकदम केले की कोसी की तरह खोलते चले जाते हैं। क्लियर बात, मेरी बात तुम समझ रहे होगे बच्चा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, भाइयों बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक बंदा हमसे पढ़ सके। तो ठीक है बच्चा, कल मिलेंगे इंटेरोगेटिव और WH के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।